अपनी सुरक्षा कवच खुद लेकर के उतरना। कभी किसी पर भरोसा मत करना कि साथी आएंगे, एसकेएम बनेगा, संयुक्त मोर्चा बनेगा, वो आपकी मदद करेगा। ये मोर्चे टूटने के लिए बनते हैं। जो बड़े चेहरे होते, बड़े नाम होते, वो सत्यवादी हों, ऐसा नहीं होता। इनकी भागीदारी होगी और उसमें 3 बार उसकी स्क्रूटनी होगी और उसकी अलग से अथॉरिटी होगी और उसमें सरपंच का भी हिस्सा होगा। वो इतना बढ़िया कानून बना तो वो जो सेक्शन 4 थी, उस सेक्शन 4 का पालन नहीं हो रहा जी। जो कुर्बानी के देवता, उन सब के यहाँ दर्शन हुए, विचार सुने। और एक बात से मुझे खुशी हुई कि यहाँ पर जब मैं शुरू में प्रवेश किया तो डॉक्टर रुपेश से बात हुई तो उसके विचार जाने, जो ज्ञान है, पीएचडी है, तो मुझे लगा कि किसानों के बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। हमारे आर्य साहब मिले पीजीटी दिल्ली में और काम यहाँ कर रहे। ये वीर दल जिन्होंने लंबे समय से संघर्ष किया है। हमारे राजेंद्र जी जब बेरोजगारी बढ़ती है जमीन अधिग्रहण से, तो उसका मुद्दा ये उठा रहे, उनके साथी सुबे सिंह जी। तो हमने इन सबके जो विचार सुने और उसमें जो हमारे आगरा के जो युवा साथी थे, उसने जो जोश था वो बड़ा जोशीला भाषण दिया। और एक अनुभव आपने भी शेयर किया, वो हमारे आगरा के युवा साथी ने कहा था, और वो बात हमारे भाई गुरनाम जी ने भी कही, क्योंकि अनुभव है उनका आंदोलन लड़ते हुए, वो मेरा भी अनुभव है। ये जब चलते अंशुमान जी ने जो बात कही, फिर वो गुरनाम जी ने भी वही बात कही। वो बात थी कि जब एक धारा चलती है, विचारधारा आगे बढ़ती है, आंदोलन जब तीव्र गति से बुलेट ट्रेन से आगे बढ़ेगा, तो उसमें से हमारे में से कुछ आदमी सरकार के पाले में जरूर जाते हैं। ये एक शुरू से रहा। आप सबके विचार सुने तो मैं एक आपसे अनुमति लेके 2-4 बातों प्रकाश डालूंगा, तो थोड़ा समय मुझे लेना पड़ेगा जी, क्योंकि मैं आपके बीच में वो व्यक्ति हूं जिसने पहला आंदोलन 16 साल की उम्र में लड़ा और जीता। ऐसे कम लोग हैं। विद्यार्थी जीवन में हरियाणा में एक आंदोलन चलाया, 16 साल की उम्र में थे। जो भारतीय किसान यूनियन का जन्म हुआ कंजावला कांड से हुआ था, और उस कंजावला कांड में आप जीतते नहीं, जो आप बार बार ढंढोरा पीटते हैं कि हम किसान जीत गए, बॉर्डर गार्ड पीटते, वहां का पीटते। मैं उसमें 2 बात आपसे कहना चाहता हूं। हमने किस बात पे वो आंदोलन शुरू किया था, जो थोड़ा सा भाई आप इतना नहीं समझ पाए, हमारे भाई रुपेश जी समझे, क्योंकि उस मामले पे ये मेरे से आर्गूमेंट्स कर रहे थे। मैं गुरनाम जी के भी नोटिस में लाऊंगा, पहले इनके नोटिस में नहीं आई होगी भाई कहां से बीमारी शुरू हुई। जो पहले की व्यवस्था थी आजादी से, लेकिन सरदार पटेल ने किसानों के हित में अड़ के संविधान में मौलिक अधिकार में जायदाद का अधिकार शामिल कर रहा, ताकि हमारी तरफ कोई आंख उठा कर न दे। तो जनहित में रेल में, रोड में, नहर में जमीन ली जा सकती थी, लेकिन फिर भी उसका मुआवजा मौलिक अधिकार में होने की वजह से ज्यादा मिलता था। और हम अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक कहीं पर भी नहीं हारते थे, बढ़ता ही बढ़ता था। तो लोगों को कानून का ज्ञान नहीं था। वो बोले 3 बार मिलने का कानून है, 3 बार मिलने का कानून नहीं था, वो अपील थी। अपील में गए, बढ़ा दिया, फिर गए, बढ़ा दिया। अब ये मेरे साथी अंशुमान जी मेरी तरह वकील है, तो इस बात को समझते होंगे, वो देसी भाषा में कि 3 बार बढ़ता है। तो 1977 में, देखो मैं चौधरी चरण सिंह को मानने वालों में रहा हूं, और मेरा जो अभी वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है, उसमें एक मुद्दा जो अपने महान किसान नेता हुए और भी उनको भारत रत्न की उपाधि की जो दी जाए, उसमें चौधरी चरण सिंह के लिए भी मैं मांग रहा हूं। लेकिन हमारे चौधरी साहब से निकलती हुई, जैसे आज के नेता करते हैं। 1977 में अपने भाईचारे को बैठाया कंजावला, भारतीय किसान यूनियन का जन्म करवाया, और बोला हम जितने नहीं लोगों से बात करोगे पुराने वालों से, हम कोई लाख थे, वोटर से बड़ा आंदोलन था, कोई लाख गए थे, जेलों में गए थे, स्कूलों को जेल बदल दिया। उसमें मैं पहली बार जेल में जाने वाला हूं था 16 साल की उम्र में। वो हम जीतते नहीं थे। 1977 में मौलिक अधिकार खत्म हो गया। उस दिन आपकी गर्दन को काट के और फेंक दिया गया था, और हमारे लोगों ने फेंका। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन चौधरी चरण सिंह से वो गलती कहां हुई
वो आज तक मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि चौधरी चरण सिंह का जितना भी अध्ययन करोगे वो किसान के लिए जिए, किसान के लिए मरे, लेकिन एक गलती वो कहां हुई, वो अध्ययन का और शोध का विषय। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने काम किसानों के हित में किए। हरियाणा में सर छोटूराम के बाद जो संयुक्त पंजाब था जिसकी राजधानी लाहौर थी, उसके बाद में किसानों ने कोई काम किया था, चौधरी चरण सिंह का नाम था। तो इसलिए उस महान आत्मा को प्रणाम। और वो गलती हुई तो किसी कारण से हुई होगी, उनकी नियत में खोट कभी नहीं था, ये भी मैं आपके बीच में बता रहा हूं। तो हमारा अधिकार चला गया। 1977 के बाद बाढ़ आ गई, जमीन अधिग्रहण की, हरियाणा में हुड्डा, न्याय आपकी अथॉरिटी, दिल्ली में डीडीए, हर शहर में, कई महाराष्ट्र में उसको माड़ा बोलते हैं, कई इसको गाड़ा बोलते हैं, कई इसको पाड़ा बोलते हैं, वो बन गए और आपको मारते चले गए क्योंकि आप मौलिक अधिकार से निकल गए। इस पर मैंने बहुत लड़ाई लड़ी और आज तक 55 से ज्यादा जो लड़ाई लड़ी, मैं एक भी हारा नहीं। बड़े घरों से एक बात कह रहा हूं, एक भी हारा नहीं। कई सरकार, सब सरकारों के खिलाफ, ऐसी कोई सरकार हरियाणा में तो बची नहीं। कई प्रांतों में जाकर लड़ा जहां पर वो लड़ाई मैंने न लड़ी हो और न जीती और मुख्यमंत्रियों को न झुकाया हो। तो उससे क्या निकल करके आया, ये जो आप बता रहे थे, आप में से बहुत सारे युवा साथी हैं, अमर गुरुनाम जी, तो थोड़े दिन के बाद में हो सकता आप हमें तो विदा कराओ इस दुनिया से, लेकिन आपको अभी बहुत लड़ाई लड़नी है। और हमारे जो रंगीला जी है उन्होंने भी लड़ते लड़ते बहुत, ये तो हमारी उम्र के, हम तो चले जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जिस बात का जवाब आपके पास ही है, जो आपका प्रश्न था, युवा साथी को बता रहा हूं, अपनी सुरक्षा कवच खुद लेकर के उतरना। और ये संगठन हमने कक्षा 10 में पढ़ते थे तब से चला है, तो हमें संगठन बनाने की क्या जरूरत थी, जबकि यहाँ बहुत संगठन बने, तमाम लोग राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक लोग पार्टियों लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे परिवार में कुछ लोग हैं जो भाजपा में जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे परिवार के लोग भाजपा में जुड़े या बसपा में, सपा में जुड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी अपनी विचारधारा है, गांव गरीब किसान मजदूरों के स्वाभिमान और नस्ल और फसल की रक्षा के लिए लड़ना। इसलिए क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि हम तमाम संगठन देख रहे हैं कि वो आंदोलन तो करते हैं लोगों को साथ में लेके, जो भोले भाले सीधे साधे लोग हैं उनको बहला फुसला के गलत चीजें प्रसारित करके आंदोलन करते हैं। अब करने के बाद जब कोई दबाव उन पे आता है या उनका स्वार्थ होता है तो वो गठबंधन कर देते हैं, समझौता कर देते हैं। हमें ये समझौता वाली जो राजनीति है, समझौता वाले जो आंदोलन है, जो बिकने वाले आंदोलन है, जो बिकने वाली विचारधारा है, उसका हमें विरोध करना है। और वो इसलिए करना है कि जिस देश में 80% किसान हो और भारत किसी प्रधान देश हो और उस देश में किसान आयोग करना हो, क्योंकि जब देश के अंदर प्रधानमंत्री कहते हो कि व्यक्ति के अनुसार उनका घर होना चाहिए, जाति के अनुसार उनका घर होना चाहिए, अर्थात उनके आयोग होना चाहिए, तो फिर 80% का आयोग नहीं होना चाहिए, फिर होना चाहिए। लेकिन हुआ क्यों नहीं? क्योंकि आंदोलन कोई टिकने वाला नहीं हुआ है, आंदोलन हमेशा टिकने वाला है, यह सब ठीक है। कभी किसी पर भरोसा मत करना कि साथी आएंगे, एसकेएम बनेगा, संयुक्त मोर्चा बनेगा, वो आपकी मदद करेगा। ये मोर्चे टूटने के लिए बनते हैं। मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, गुरुनाम जी को बोलना चाहिए था, मैं अपने भाई पे छोड़ता हूं, कभी आगे की मीटिंग में बोल दे, क्योंकि उनका तो अनुभव है। तो एक बात को मैं जरूर समझाना चाहता हूं, जो बड़े चेहरे होते, बड़े नाम होते, वो सत्यवादी हों, ऐसा नहीं होता। मैं एक आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जमीन अधिग्रहण में भट्टा परसोल में आंदोलन चला, हरियाणा में मेरे समय वहां जेल भरो आंदोलन चले, जेल भरो उसी दौरान। और ये 2013 का कानून बना जिसकी एक एक धारा को बनवाने वाला आपका भाई और बेटा, वो आपके हित में था। वो सही कह रहे हैं रुपेश जी, सही कह रहे हैं मेरे भाई सुनील फौजी जी, कि उसका पालन नहीं हो रहा। उसमें सारी चीज है जो आप सवाल उठा रहे थे, है मैं बताता हूं। वो भाई धारा ठीक नहीं बता पा रहे थे, वो प्रस्तावना में है कि उन 13 एक्ट पर लागू किया जाएगा, लेकिन 2013 कानून क्या है? 1894 के कानून की कमी तो ये थी कि बाजार मूल्य तो था,
लेकिन बाजार मूल्य को कोर्ट से हमेशा इंटरप्रिटेशन के आधार पे किसानों को नुकसान पहुंचा जाता था और उसमें 30% सोलिटी मिलता था, जो आज 100% मिलता है। इसलिए आपको जो 4 गुना मुआवजे की बात होती है वो 2 के फैक्टर से मिले तो दुगुना, और उसके बाद सोलिटियम उतना ही मिलता 100% तो 4 गुना। उसका ये है मतलब 4 गुना का, ये नहीं जो आप बोल रहे हो, जो हम बता रहे हैं आपको। तो वो कहां से आया? तो 1894 को रिपील की बात आई, जब नया एक्ट बना उसके सामने हमने बहुत पैरवी की, और मुख्य रूप से रमेश दलाल एक एक धारा, एक एक उप धारा के लिए लड़ता रहा। तो मैं बताता हूं वो धारा क्या थी। वो इन्होंने सही कहा। पहले तो 24(2) पे आप बहुत सारे चर्चा कर रहे थे। 24(2) जो अभी हमारे सात सिंह, क्या नाम था? श्याम सिंह जी, ये हमारे 4 गोत्र के और हमारी दलाल खाप का 4 जो है वहां सहयोगी। मैं थोड़ा सा ये भी प्रकाश डाल दूं कि दलाल खाप 84 जो है हमारे यहाँ भी यूपी में गांव है। किला हमारा कुचेसर फोर्ट कभी मुगलों का रहा था, और यहाँ के गुजर भाई हमें बुला के लाए थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। हमारे गांव भी बहुत सारे, मैं आता रहता हूँ। तो 4 उसी प्रकार हम जो 117 जो खाप है उनका नेतृत्व हम करते, उसमें से 4 भी हमारे क्षेत्र। तो मैं असली मुद्दे पे आ रहा हूं। तो असली मुद्दा क्या है कि सोशल इंपैक्ट, जो सामाजिक उन्होंने बात की थी, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी, उसके बिना जमीन अधिग्रहण नहीं होगा। उसमें पता लगेगा कितने आदमी उजड़ रहे हैं, कितने बेरोजगार होंगे, कितने प्रभावित होंगे, उनके लिए पुनर्वास के लिए क्या जाए, और उसमें इनकी भागीदारी होगी, और उसमें 3 बार उसकी स्क्रूटनी होगी, और उसकी अलग से अथॉरिटी होगी, और उसमें सरपंच का भी हिस्सा होगा। वो इतना बढ़िया कानून बना। तो वो जो सेक्शन 4 थी, उस सेक्शन 4 का पालन नहीं हो रहा जी। सेक्शन 2 है, उसका पालन नहीं हो रहा। और 24(2) आपको इसलिए दी गई थी कि पहले जो जमीन अधिग्रहण था, जो 5 साल की जो बात थी, जो दूसरे के कब्जे में था, तो उसमें 24(2) में लिख दिया कि यदि किसी व्यक्ति ने मुआवजा नहीं लिया हो और 5 साल तक कब्जा फिजिकल, जिसको आप बोल रहे थे, वो उसके पास हो तो छोड़ दी जाएगी। आप बड़े खुश हो गए। और यहां पर भी अभी बात कर रहे थे, सारी पार्टियों को बुलाते हैं। मैं तो उसके हक में नहीं हूं, मैं तो कभी आने दिया मेरे आंदोलन, मैं तो आज भी नहीं। फिर हम तो आपका बाहर से समर्थन कर देंगे जो आप मांगोगे, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल नहीं चलाओगे तो आपको लूट के खा जाएंगे। उसका अनुभव तो गुरुनाम जी से पूछना, मेरे ज्यादा कभी, जब इनके बेटे इनको खूब अनुभव, लूट के खा जाएंगे। तो जमीन अधिग्रहण का एक आंदोलन की मैं बता रहा हूं, उसी समय हमारे वहां दूसरे आंदोलन चले, शमशेर जी जैसे बता रहे थे। तो मैं तो आंदोलन जीतता था, हमारे हरियाणा में दूसरे लोग आंदोलन हारते। क्यों हारते थे? वो सारी पार्टियों को बुलाते थे। जो उस समय विपक्ष में राजनाथ अध्यक्ष था, तो राजनाथ जी गए। हमारे यहाँ सोनीपत में धरना रहा 12 साल, और 12 साल में मिला कुछ नहीं। वो 24(2) बनी, वो भी खत्म हो गई। तो उनको कुछ क्यों नहीं मिलता था? अभी हरियाणा में एक रोड गया 152, जैसे यहाँ का मैं 12 साल बताया। पहले उस आंदोलन में कांग्रेस के लोग बैठते थे, चौटाला ने जमीन ली, फिर वो बन गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर बीजेपी का राजनाथ गया कि मैं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हम न्याय देंगे, वो भी चला गया। वो मिला उनको कभी कुछ नहीं, वो हारते रहे। तो हमारे यहाँ से 152 NH रोड निकला, तो उसमें 8 जिलों में से जा रहा था। भाई साहब के क्षेत्र में भी जा रहा था, कुरुक्षेत्र में और कैथल में। तो 8 जिलों में से गया। तो हमारी खाप में मेरा सहयोग मांगने के लिए खाप की कच्ची उपाई सिर्फ 2 जिलों, चरखी दादरी निवाड़ी में और जींद। तो धरने चल रहे 8 जिलों में। तो 8 जिलों में मुआवजा नहीं बढ़ा, वही रोड, वही समस्या, वो की वो। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देश में तो आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार है, कागज कौन पीटेगा आपकी? आप कागज में कमजोर रहते हो, एक आपकी कमी है। तो हुआ क्या, जिन बात पे आप बता रहे हो बाजार मूल्य का नियम है, वो जो गलत पढ़ रहे हैं मेरे भाई के सामने के कलेक्टर रेट पे, वो तो अधिकारी पढ़ रहा है। ना मेरे सामने बैठाओ कमिश्नर को, मैं पढ़ूंगा बाजार मूल्य कहां लिखा हुआ है। उसका अधूरा इंटरप्रिटेशन की जा रही है, अधिकारी बोल रही है। तो अधिकारी तो मेरे भाई ठीक कह रहे, वो डीसी रेट की बात कर रहे, और रमेश दलाल कर रहा बाजार मूल्य की, और लिखा है और 2013 में, और बाजार मूल्य को तय नहीं करेगा, उसको जेल में भिजवाऊंगा। और जब जेल का मैं नोटिस देता हूं और गवर्नर से उसकी अनुमति जेल में मुकदमा चलाने के लिए मांगता हूं, तब वो मेरी बात सुनते हैं। ये मेरी जीत का आधार रहा है। मैं उनको फंसाता, मुझे नहीं फंसा पाते। मेरे पे मुकदमे नहीं बने, मेरे पे जाट आंदोलन में मुकदमा बना, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, उसको रद्द करवा के आया।
मेरे पर भूपेंद्र ने भी एक्ट बना, जब जेल भरो आंदोलन चला उसने मुकदमा बनाया, मैं कोर्ट से रद्द करवा के आया। मैंने कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी। बीजेपी ने भी अपने घोड़े दौड़ा के देखे, कांग्रेस ने भी देखे, पहले चौटाला ने भी देखे, सबसे लड़े भिड़े, नहीं कर पाए। तो मैं एक आपको सूत्र बता रहा हूं, जो 24/2 क्यों खत्म हुआ। 24/2 पहले उस हाई कोर्ट से फैसला, फिर इंदौर अथॉरिटी का आ गया, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन जो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी वो कह दिया कि यदि आपको मुआवजा ऑफर हुआ है, मतलब बना दिया और आप लेने नहीं गए, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपको मुआवजा मिला नहीं। आपने क्यों नहीं लिया? हमने तो ट्रेजरी में जमा कर दिया, इसलिए जो है ये आपको नहीं मिलेगा अधिकार। दूसरा, कब्जे की बात आ गई। कब्जे के बारे में उन्होंने कह दिया कि यदि कब्जा रेवेन्यू रिकॉर्ड में ले लिया है और तू बैठा है तो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है, अनधिकृत रूप से बैठा है, कब्जा तो चला गया। तो वो उसको देखने लगे। अब दोनों चीज किसानों के पास थी नहीं, किसान उजड़ गए, कोर्ट ने उजाड़ा। अब इसको दुरुस्त कौन करता? उस धारा को एक्सप्लेन करती पार्लियामेंट। एक तो मुद्दा ये जोड़ो कि 24/2 में जो बची हुई जमीन है ये पार्लियामेंट उसको फिर से एक्सप्लेन करे और ये कहे कि कब्जे का मतलब कब्जा है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भले ही लेता रहे, पार्लियामेंट इसको एक्ट में जोड़े, तब आपको फिर छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। आप किसी अधिकारी में, किसी गवर्नर में, किसी मुख्यमंत्री में सकते हो। तो इसलिए जो आप इन मांगों के बारे में बात कर रहे थे, तो 24/2 का भी मैंने आपको रास्ता बता दिया कि 24/2 से किस प्रकार से निकला जा सकता है। सिर्फ पार्लियामेंट के माध्यम से संशोधन हो गई 24/2 की जितनी भी जमीन है उन जमीनों को बचाया जा सकता है। अब मैं यहाँ की एक लोकल बात पर बात करूं। लोकल बात पे आप कह रहे हैं कि जी 10% का अधिकार था 1894 में, 64% का था। अब वो 10% नहीं मिला, उनको मिला जिनकी लिटिगेशन थी। लिटिगेशन वालों को दे दिया, बाकियों को नहीं दिया, तो आर्टिकल 14 संविधान का उसका उल्लंघन हो गया। वो आपका हक बनता है और उनको देना पड़ेगा। 1894 की जमीन, लेकिन ये हक 2013 में नहीं है।